चंद्र, चंद्र, अग्निमुख जी, आपको इस अग्नि की दीवार को पार करना होगा। बलदेव जी, मेरी सहायता कीजिए। तुम ठीक हो अग्निमुख? इसी प्रकार शेष योद्धाओं को बचाओ, मैं भी आता हूं। मां, मेरी सहायता कीजिए। अरे कोई सहायता करो। राजकुमार! त्रिशंक! त्रिशंक जी, यह वीर गति, यह पिपली वन की रीत। अब क्या योजना है चंद्रगुप्त? कुछ समझ नहीं आ रहा है आचार्य। किस निर्दयता से धनानंद ने हमारी सेना को मारा है। वो आहत हो चुकी है और ऐसे में मैं आगे की योजना कैसे सोचूं आचार्य?
पहले ही वार में हमने अपने बहुत से लोगों को खो दिया है आचार्य। कदाचित हम युद्ध के लिए पूर्णतः सज्ज नहीं हैं। और अब तक तो वो धनानंद और उसकी सेना सेल्यूकस की सेना तक पहुंचते ही होंगे। कदाचित मैंने हमारे सैन्य बल को कुछ अधिक ही आंक लिया था आचार्य। इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करने के लिए हमें धीरज रखना होगा, प्रशिक्षण लेना होगा। हमने सैन्य बल खोया है, संसाधन खोए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमने आकस्मिक वार करने का अवसर खोया है। हमारा उद्देश्य ही हार गया है आचार्य। पीपली वन के क्षत्रियों, मुझे आप सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके राजकुमार चंद्रगुप्त को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप सब अपना युद्ध करने का कौशल खो चुके हैं, कि आप सबकी धमनियों में बह रहा वीर रस धनानंद द्वारा लगाई गई अग्नि में बाष्प बनकर लुप्त हो चुका है। आपके राजकुमार बचपन में ही आप सबसे बिछड़ गए थे, इसलिए कदाचित इन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय का शौर्य नहीं देखा। अब ये आप सब पर निर्भर करता है कि आप बताएं अपने राजकुमार को कि एक सच्चा क्षत्रिय हाड़ मांस से नहीं वज्र से बना होता है। यह सिद्ध करना है आज आप सबको कि एक सच्चा क्षत्रिय युद्ध भूमि से या तो वीर गति प्राप्त करके लौटता है या विजय को गले लगाकर, परंतु अपनी हिम्मत खोकर नहीं। आचार्य, ये समय भाषण का नहीं है, ये सब आहत है और युद्ध की स्थिति में नहीं है। नहीं राजकुमार, न मृत्यु से भय, न जीवन से प्रीत। क्या उस क्षत्रिय सेना में चाणक्य नहीं था? हाँ सम्राट, उन क्षत्रियों के साथ केवल उनकी महारानी और तासी मोरा थी, वही उनकी सेना का नेतृत्व कर रही थी। नहीं था, इसका अर्थ यह है कि चाणक्य जीवित है। ना केवल वो, अपितु उसके साथ साथ उसका भावी सम्राट भी जीवित है। और मुझे विश्वास है कि इस समय वो मेरे इस वार का प्रत्युत्तर ढूंढ रहे होंगे। महामात्य, अब हमारा यहाँ और अधिक रुकना ठीक नहीं। जिस वन की यात्रा को हम 7 दिनों में पूर्ण कर रहे थे, वो यात्रा अब हमें 3 दिन में पूर्ण करनी होगी। जी मां महिम। सैनिकों, शीघ्र चलो। चलो। ज्येष्ठ भद्र, आपका रसोइया स्थूल भद्र कहीं नहीं है। हमने उसे पूरे हवा महल में ढूंढा है। प्रतीत होता है कि जैसे वो यहाँ से भाग गया है। भाग गया? ये सब हो क्या रहा है? पहले चंद्रगुप्त भाग गया, अब उसका मित्र। कितने समय से जानते हो तुम उस दास को? कौन है, कहाँ से आया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कुछ ज्ञात है तुम्हें? वो चंद्रगुप्त एक साधारण सा दास नहीं, पीपली वन का राजकुमार है वो।
बात क्या है राजकुमार? आपके मुख पर ये मुस्कान कैसी? अग्निमुख, मुझे अभी ऐसा आभास हुआ कि यदि हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाए तो हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता हमें अपनी शक्ति के समान प्रतीत होने लगती है। जहां चुनौतियां दिखने लगती है वहां अवसर भी दिखने लगते हैं। धनानंद की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी विशाल सेना, जिसको कोदिहार के वन तक पहुंचने में अधिक समय लगेगा। और वहीं हमारी छोटी सी सेना वन में आग की भांति फैलकर उनसे शीघ्र ही पहुंच जाएगी और शत्रु के आगमन से पूर्व उन पर आक्रमण करने को भी सज्ज हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, हम छल का उत्तर छल से देंगे। आचार्य, हमारी क्षत्रिय सेना छापामार युद्ध प्रणाली में अत्यंत निपुण है और विशेषकर वन क्षेत्र में। मैं पीपली वन के क्षत्रियों की इस युद्ध शैली से भलीभांति परिचित हूं और निसंदेह इसका उपयोग हम धनानंद की सेना पर भी करेंगे, उस प्रहार की भांति जिसके विषय में धनानंद ने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। इसका तोड़ निकालना धनानंद के लिए अत्यंत कठिन होगा। तो क्या आदेश है आचार्य? योजना भी युद्ध शैली की भांति ही होनी चाहिए, ऐसी जिसके विषय में शत्रु को भान ना हो। हम पहिए पर नहीं, उसकी धुरी पर वार करेंगे, क्योंकि यदि धुरी पर वार किया जाए तो पहिया चलने के योग्य नहीं रहता। धनानंद की सेना नहीं, उसके संसाधनों पर वार करेंगे। जल, अश्व, भोजन, औषधि इत्यादि सब नष्ट कर दो। भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। युद्ध कहां से करेगी मगध की सेना? तो आओ मित्रों, बताते हैं उन्हें कि जब उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती है तो उसका प्रहार कितना घातक होता है। आज इसी वन की लकड़ियों से हम चिता सजाएंगे उस मगध सेना की।